प्यारे छात्रों, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। 12th बायोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन का ये आज लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है आपका। इसके पूर्व आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, ओवरी, इसके अलावा आपने उसमें गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्म की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास। हम सब ने ये सब पढ़ लिए हैं और इसके वीडियो उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उसको सब फिर से दोबारा पढ़ें, देखें। आज जो टॉपिक अपना इसमें है, लास्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो आता है व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, और न्यूट्रिशन में, पोषण में, भ्रूण के पोषण में इसकी क्या भूमिका। तो देखिए, प्लेसेंटा लिखा हुआ है एम्ब्रियो, प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा क्या है, व्हाट इज प्लेसेंटा। पहले प्लेसेंटा की बात हम लोग करें तो प्लेसेंटा ध्यान रखेंगे, शिशु जो फीट्स है, कह लीजिए गर्भ में है, और माता के, फीमेल के यूटेरस, गर्भाशय के बीच संबंध बनाने वाली वो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, जिसके द्वारा शिशु को पोषण प्राप्त होता है। शिशु को आवश्यक जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी प्राप्त होते हैं, और उसके अंदर जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स बनते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उनको बाहर निष्कासित करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जो है मोरुला अवस्था आती है, जो कहाँ बनती है, वास्तव में वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही डेवलप हो जाती है। उसके अंदर शेप उसका बढ़ता नहीं है, अंदर ही डिवीजन होते हैं, विभाजन होते हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और ये कोशिकाओं की संख्या जो बढ़ती है, इनकी संख्या होती है जब 12 से 16, तो अवस्था एक ठोस गेंद जैसी, जिसको मोरुला अवस्था कहते हो। मोरुला अवस्था के अंदर ध्यान रखेंगे गुहा कैविटी बनने लगती है, ब्लास्टोसील कैविटी बनने लगती है, और इस तरीके से वो बदल जाता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला अवस्था के बाद में ये जो कह लीजिए भ्रूण है, ये ब्लास्टुला अवस्था तक ये यूटेरस से जुड़ा नहीं रहता है, ये स्वयं जो है कह लीजिए कि पोषण प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है। इसके बाद में ये यूटेरस की दीवार से जुड़ता है। तो एम्ब्रियो के चारों तरफ सबसे पहले एक झिल्ली बनती है, ध्यान रखेंगे। एम्ब्रियो के सबसे बाहर की ओर कोरियान झिल्ली बनती है, और उस झिल्ली से कह लीजिए फिर अंदर की ओर एक और झिल्ली का निर्माण होता है, ये कोरियान बनेगी, लिखा हुआ है। ये पोजीशन दिखाई गई है इसमें, अगर देखेंगे तो ये यूटेरस है, गर्भाशय बना हुआ है, उसकी ये दीवार है, भीतरी दीवार एंडोमेट्रियम कहलाती है, सबको पता है, ये चीज पहले पूर्व में जान चुके हैं। यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है कि जब ये वहां पर प्रतिस्थापित हो जाता है तो इससे ये भ्रूण है, एम्ब्रियो है, फेट्स जो भी कहिए, तो इसके चारों तरफ कह लीजिए सबसे पहले बाहर की ओर जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा के निर्माण में भ्रूण यानी एम्ब्रियो, फोइट्स जो भी कहिए, उसका और यूटेरस दोनों का ही संबंध होता है, दोनों का ही निर्माण में सहयोग होता है, दोनों ही मिल करके
प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। प्लेसेंटा एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। प्लेसेंटा को अपरा बोलते हैं, अपरा, आवल बोलते हैं। बहुत ढेर सारे स्तनियों में, गाय वगैरह में देखे होंगे कि चाइल्ड बर्थ के समय जब जन्म होता है तो उसके चारों तरफ जो झिल्ली रहती है वो रप्चर्ड होती है, जन्म के समय फटती है और वो भी निकलती है, आवल बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। तो ये झिल्ली के अंदर पूर्णतः भ्रूण जो होता है, फोइट्स जो होता है, वो पैक रहता है, बंद रहता है। यहाँ एम्ब्रियो से कह लीजिए चारों तरफ जो सबसे नजदीकी झिल्ली होगी लगी रहती है, जिसके निर्माण में एम्ब्रियो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो होती है एमनियॉन। और उसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, ये द्रव कहलाता है एमनियाटिक फ्लूइड। कैविटी को, गुहा को बोलते हैं एमनियाटिक कैविटी, ये गुहा कैविटी कहलाएगी। एमनियाटिक अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड होता है वो एमनियाटिक फ्लूइड कहलाता है, एमनियाटिक द्रव कहलाता है। यहाँ एक चित्र में ये दिखाया गया है, ध्यान देना, चित्र बना दिए हैं। ये प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं। प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के निर्माण में किस तरीके से आप देखेंगे कि जो कोरियान होती है, कोरियान में ये ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें ये विलाई सूक्ष्मांकुर जिसको बोलते हैं, कोरियानिक विलस लगे हुए हैं। कोरियानिक विलस प्रवर्ध के रूप में लगे हुए हैं, प्रोसेसेस निकली हुई है। और दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि ये यूटेरस का इंडोमेट्रियम वाला पोर्शन है, सबसे भीतरी सतह जिसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, उसमें भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उभार लगते हैं, निकलते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं पूरा इस तरीके से, ताकि वो न्यूट्रिशन लेन देन में एक्सचेंज करने में, गैसियस एक्सचेंज करने में, एक्सक्रेटरी मटेरियल के एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ ये दिखाया गया है कोरियानिक विलस जो बन रहा है, और ये जो मैटरनल ब्लड प्लेस है, स्थान है, ये माता के कह लीजिए कि रुधिर का स्थान है, जहाँ दोनों का संगम है, उसी के बीच में। तो इस तरीके की पोजीशन होती है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा के अंतर्गत वो कोरियान और एंडोमेट्रियम दोनों ही देख रहे हैं आप, भाग लेती है। और भीतर की ओर एमनियॉन झिल्ली बनती है, उसके अंदर कैविटी हो गई और उसमें क्या भरा होता है, एमनियाटिक फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखेंगे, ऊपर आप देख रहे हैं कि नाभि से, जो ये नाभि होती है अपनी, यहाँ से ये झिल्लियां आकर के लगी होती हैं और इनको बोलते हैं अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड यहाँ लिखा हुआ है, नाभिकीय रज्जु बोल सकते हैं हिंदी में, अम्बिलिकल कार्ड बोलेंगे। उसके द्वारा ये प्लेसेंटा कनेक्ट रहती है, किससे कनेक्ट रहती है, एम्ब्रियो से, भ्रूण से ये जुड़ी होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण, जन्म के बाद यही काटा जाता है। जानते हैं कि जो दाई रहती है, जो नर्स रहती है, काटती है, तो ये नाड़ा काटा जाता है, यानी अम्बिलिकल कार्ड को उसको अलग कर देते हैं काट के, क्योंकि उसका रोल फिर नहीं रह जाता है। और ये एम्ब्रियोनिक विलस या विलाई लगी हुई है, जो इस कार्य को सहयोग करती है एक्सचेंज में। यूटेरस की दीवार से जाकर ये धसी रहती है, उसमें सटी रहती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से यूटेरस में जो भ्रूण होता है, ये पोषण, न्यूट्रिशन लेता है, उसकी दीवार से सटा होता है, दोनों के बीच इस तरीके से संबंध बन जाता है कि ये दोनों, लगता ही नहीं है कि एम्ब्रियो जो है कोई अलग भाग है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि एम्ब्रियो भी जो है वो माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ कोई उसी का अंग है, उसी का पार्ट है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे प्लेसेंटा क्या क्या रोल करता है, उसका क्या क्या भूमिका है, पोषण देने में किस तरीके से वो सहायक होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो पहली बात न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन, पोषण।
न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो ध्यान रखेंगे, पोषण की बात अगर हम करते हैं तो जो प्लेसेंटा है, ध्यान रखेंगे, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, पोषण यानी माँ के रक्त में कह लीजिए कि जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, जो इस भ्रूण के विकास के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सब के सब रक्त के माध्यम से एम्ब्रियो को प्राप्त होते हैं। यानी माँ का जो रुधिर है वो भी उसी तरीके से सर्कुलेट एम्ब्रियो के अंदर होता रहता है जैसा वो अन्य अंगों में जाता है। तो यहाँ पर भी उसको ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जो भी शेष न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी इसको प्राप्त होते रहते हैं, भ्रूण तक पहुँचते रहते हैं। इन पोषक पदार्थों का भ्रूण तक स्थानांतरण होता रहता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो है गैसियस एक्सचेंज कहेंगे या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी कहिए, गैसीय आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ, ध्यान रखेंगे, गैस कह सकते हैं या कह सकते हैं गैसेस, लगा लीजिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, गैसीय आदान प्रदान की बात हम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भ्रूण जो है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए और उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर भी बनेगी, सेल्स है, तो वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उसको ऊर्जा प्राप्त होगी, इसलिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इसको ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से जाएगी, जैसे हम लोगों में ऑक्सीजन O2 लेते हैं लंग्स में, लंग्स से फिर जानते हैं वो रक्त में डिजॉल्व होती है, मिल जाती है, रक्त शुद्ध होता है फेफड़ों में। अब वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट, हार्ट पंप करता है तो पूरे शरीर के अंगों में चला जाता है आर्टरी के द्वारा, ये आर्टरा आर्टरी। तो इसी तरीके से अब वो भी एक अंग है भ्रूण भी, तो रक्त की सप्लाई, सर्कुलेशन भ्रूण के अंदर भी होगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन जाएगी और उसके अंदर ऑक्सीडेशन के बाद जो CO2 बने होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी, वह क्या होती है, वो बाहर निष्कासित कर दी जाती है। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ध्यान रखेंगे डाइजेशन, डाइजेशन उसका होगा और क्या होगा, स्टोरेज करेगा। तो डाइजेशन, अब ग्लूकोज जा रहा है, अमीनो एसिड जा रहा है, तो डाइजेशन की बात ही नहीं है। इसके अंदर फैट और फैटी एसिड का मुख्यतः स्टोरेज होता है, संग्रह होता है, और इसके अलावा शेष, जैसे ग्लूकोज गया है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, भ्रूण को ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा प्राप्त होगी, तो फैट फैटी एसिड्स का कह लीजिए कुल मिलाकर के स्टोरेज होगा, और शेष जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, वो तो डाइजेस्टेड ही है, गई है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पर तीसरी बात कर सकते हैं, डाइजेशन एंड स्टोरेज की बात करेंगे। तो तीसरा डाइजेशन एंड स्टोरेज, डाइजेशन तो होना ही क्या है, उसमें कोई अभी पार्ट नहीं बने हैं, तो माँ के अंदर का ही डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो ग्लूकोज अमीनो एसिड है जा रहा है, और स्टोरेज में फैट फैटी एसिड से इनका जो है वहाँ पर मुख्य आवश्यक है, तो इनका स्टोरेज होता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि एक्सक्रेशन की बात करेंगे, उत्सर्जन की बात, उत्सर्जन काहे का उत्सर्जन होगा, उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कुछ चल रही है, और इसके दौरान उसके अंदर जो कह लीजिए यूरिया बनेगी,
डीएमिनेशन के द्वारा अमोनिया यूरिया में जो कन्वर्ट करने की बात, वो सब सारी चीज जो बनेगी एक्सक्रीटरी मटेरियल इसके अंदर, वो सब रक्त परिसंचरण के माध्यम से ही बाहर आएंगे। फिल्ट्रेट करेगी माँ की ही किडनी, माँ की ही किडनी के द्वारा ही फिल्ट्रेट होंगे। इनके अभी ऑर्गन्स फंक्शन में नहीं है, तो यहाँ से कह लीजिए कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बने हैं वो सब जाएंगे और वो जा करके कहाँ पर फिल्ट्रेट होंगे, माता की किडनी के अंदर फिल्ट्रेट होंगे और शरीर से बाहर ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स निकाले जाएंगे। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका जो है मुख्य रूप से वो होता है। इसी के साथ में ये एक कह लीजिए बैरियर का भी कार्य करती है, अवरोध पैदा करती है। बैरियर यानी रोकने का काम, BARRIER। हानिकारक जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो इसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस का कह लीजिए कि ये प्लेसेंटा जो होती है उनको जाने पर नियंत्रण भी लगाती है, उनको अंदर प्रवेश करने से रोकती है। इसके अलावा इंडोक्राइन फंक्शन की बात अगर करें, इंडोक्राइन फंक्शन इंडोक्राइन माने अंतःस्रावी कार्य। जानते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स से सिक्रिएट होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। तो अभी एम्ब्रियो के अंदर स्रावित नहीं हो रहे हैं। प्लेसेंटा से जरूर हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं, नाम भी सुने रहे होंगे, CGH कोरियानिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स सिक्रिएट होता है प्रारंभ में ही, जो कुछ प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी सिक्रिएट होती है जो गर्भ के धारण को बनाए रखने में सहयोग करती है। CGH कोरियानिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है CGH, इसका पूरा नाम है कोरियान से गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ये प्लेसेंटल हार्मोन है, प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रिएट होता है। ये हार्मोन मुख्य रूप से देखते होंगे इसकी मात्रा उस समय बढ़ जाती है जब गर्भावस्था आती है, प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी का जो टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, वो भी CGH के आधार पर ही करते हैं। फर्स्ट यूरिन लेकर के जो उसके किट होते हैं, देखते हैं प्रेगनेंसी किट आता है, उसमें यूरिन की प्रातः काल पहली जो है यूरिन कह लीजिए फर्स्ट यूरिन की 1-2 बूंदे डालते हैं और उसमें चिन्ह बने रहते हैं। एक कह लीजिए कि रेड कलर आएगा, लाइनिंग रहती है, उससे पता करते हैं कि पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर तो ये CGH हार्मोन्स रीडिंग देता है। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है जो गर्भधारण को बनाता है। उसी से प्लेसेंटल लैक्टोजेन निकलता है जो कह लीजिए कि किसको वो करता है, वो मुख्य रूप से मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है मिल्क फॉर्मेशन के लिए। तो ये भी निकलते हैं। तो इस तरीके से प्लेसेंटल लास्ट में रिलैक्सी निकलता है, चाइल्ड बर्थ में जो हेल्प करता है। तो इनके अपने भी रोल होते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं उनका आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से होता है। हार्मोन्स रक्त में डिजॉल्व होते हैं, उसी के द्वारा सब जगह पहुंचते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में है तो उससे हार्मोन्स जो सिक्रिएट होते हैं वो रक्त में मिलकर रक्त के द्वारा ही विभिन्न ग्लैंड्स ग्रंथियां जो है उनके विभिन्न अंगों के अंदर पहुंचकर उनके कार्यों का नियंत्रण कंट्रोलिंग करते हैं। तो जाते कैसे हैं, क्या नलिकाएं हैं, क्या नहीं, डक्टलेस है ये ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड ही होती है इंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां, उनमें डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, और जैसे स्लेवरी ग्लैंड है, लीवर है, ये सब। तो यहाँ पर ये भी एक इसका महत्वपूर्ण रोल होता है कि जो
हार्मोन्स हैं, इनके जो है कह लीजिए सिक्रिएशन में प्लेसेंटा का महत्वपूर्ण रोल होता है और इनके कार्य होते हैं। इस तरीके से एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लेसेंटा क्या है तो और इसके क्या कार्य हैं, ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता है। इसको आप ठीक प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग के द्वारा इसके कार्य लिख सकते हैं, डायग्राम उसके दोनों दे सकते हैं, उनके रिलेशन भ्रूण का है उसका दिखा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ ठीक से एक्सप्लेन करेंगे और ये इतना पर्याप्त है। तो प्लेसेंटा को ध्यान रखना, एक बार पुनः स्मरण करा दें कि प्लेसेंटा आंवला, प्लेसेंटा को आंवल बोलते हैं, आंवल, अपरा, हिंदी नाम थोड़ा टफ है, प्लेसेंटा शब्द बड़ा ठीक ठाक है, आप प्लेसेंटा शब्द का प्रयोग करें। आंवल, अपरा ये हिंदी नाम है। वह झिल्ली है जो शिशु यानी फोइट्स और भ्रूण जो कह लीजिए वो उसके और माता के यूटेरस गर्भाशय के बीच संबंध बनाने वाली झिल्ली, जिसके द्वारा भ्रूण को पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। साथ ही भ्रूण के अंदर बने हुए उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बाहर निष्कासित किए जाते हैं। वो झिल्ली, वो मेम्ब्रेन कहलाती है प्लेसेंटा। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योग सैक बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम विकसित होता है नॉलेज के लिए। और इसके अलावा जो आपका एलेंटोइस है ये भी बहुत ही कम विकसित रहता है। सर्वाधिक यहाँ पर विकसित की बात करते हैं तो एमनियन और कोरियन की बात करते हैं। इतना करेंगे। एक चीज इसी में मैं और चर्चा कर लूं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा जिसमें आपका ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य, नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी पर चलेगा। ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य पर, वहां पर एक शब्द आएगा एमनियोसेंटेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वहाँ डायग्राम नहीं होंगे, यहाँ डायग्राम है, इसलिए यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, वहाँ उसको डिटेल करेंगे। यहाँ आपको ये जानकारी हो कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है, ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा माँ के गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर जो विकृतियां हैं, किसी प्रकार के रोग हैं, आनुवंशिक रोग हों या वैसे रोग हों, उनका पता लगाया जाता है। साथ ही ये भी पता चल जाता है कि पैदा होने वाली संतति क्या होगी, डॉटर और सन, पुत्र या पुत्री। ये टेक्निक एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। ये तकनीक का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है, उस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ बताने का हेतु ये था कि ये एम्ब्रियो जो है ये कि द्रव में देख रहे हैं तैरता रहता है। इस द्रव को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये द्रव कहलाता है जिसमें तैर रहा है। एमनियोटिक, ध्यान रखेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव होता है। इसको विशेष प्रकार की सिरिंज से, निडल इसके अंदर विशेष प्रकार की डाल करके भ्रूण को बिना नुकसान पहुंचाए इसके अंदर एक सिरिंज डालेंगे, स्पेशल टाइप की सिरिंज होगी, और इससे जो है भ्रूण को बिना नुकसान पहुंचाए इसके द्रव को ले लेते हैं, निकाल लेते हैं विशेष प्रकार की इंजेक्शन के द्वारा। इस भ्रूण के अंदर की कुछ जो कोशिकाएं हैं यहाँ इसमें होंगी एमनियोटिक फ्लूइड में, और उनका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो भ्रूण के अंदर जो कुछ विकृतियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनका पता लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं विकलांग संतान पैदा होगी, मानसिक रूप से कहीं ऐसा तो नहीं डिस्टर्ब होगी, दिक्कत होगी, ऐसी संतान पैदा होगी तो आगे उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सरकार ने उसको जो है
अगर ऐसी संतान है तो उसको जो है भ्रूण को कह लीजिए नष्ट करने की सरकार अनुमति देती है। परंतु अगर सही है, स्वस्थ है, ठीक ठाक है तो उसको आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते। ज़्यादातर ये भ्रूण हत्या के प्रकरण चलने के कारण इस पर रोक भी लगा दिया गया था, प्रक्रिया पर लगी हुई है। और इसके द्वारा चूंकि ज़्यादातर इसका उपयोग लिंग का पता लगाने में कि पैदा होने वाली संतान पुत्र होगी या पुत्री होगी उसमें उपयोग करते हैं, तो मादा भ्रूण की हत्या हुआ जाना एक बहुत बड़ा कह लीजिए जघन्य अपराध है। हम सब ये भूल जाते हैं कि हमें जन्म देने वाली जो माँ है वो भी एक स्त्री है, तो कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों में क्रोमोसोम्स होते हैं, माता पिता दोनों के ही। इसलिए ये भ्रूण हत्या न हो, इसलिए एमनियोसेंटेसिस जो तकनीकी है इस पर कई राज्य सरकारें रोक लगा दी थी। लिखा भी रहता है हॉस्पिटलों में जाइए तो यहाँ भ्रूण परीक्षण नहीं होता, परंतु अंदर अंदर क्या होता है अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अगले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे इनके बारे में डिटेल में। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। तो आप वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस लिंक को वीडियो की शेयर करिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना जो है पर्याप्त है।